इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली है तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस तो आते ही इससे लेकिन इसको हम लोग को 3 पार्ट में कवर करना है। एक तो पहला पार्ट होगा क्या कि हम ग्राफ के ऊपर या फंक्शन के ऊपर या कर्व के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल किसी पॉइंट पे कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे पहले वाले पार्ट में, यानी उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टॉपिक का नाम। दूसरा क्या होता है कि हम पूरे फंक्शन का कंप्लीट पोस्टमार्टम देखते हैं, दैट इज मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मतलब कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कहाँ फंक्शन का मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। तो हम लोग वैसे तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात 11वीं से ही चालू कर चुके हैं, लेकिन वो टाइम आ गया है नहीं जब हम लोग उसको फॉर्मली एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है। तो टू बिगिन विथ आप लिख सकते हो हेडिंग क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे अगर मान लो कि कोई कर्व है आपके पास, y इक्वल टू क्या है fx, तो सपोज दिस इज द कर्व और इसके किसी पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, इक्वेशन टेंजेंट का और नॉर्मल का। तो पॉइंट पे लिखना है तो ऑफ कोर्स आपको कोई पॉइंट बता देगा, सपोज दैट पॉइंट इज व्हाट x1, y1। तो अगर आपको टेंजेंट लिखना है, टेंजेंट होता है एक लाइन है, सोचना कभी टाइम निकाल गया, तो मतलब कि x1, y1 पे अगर आपको टेंजेंट लिखना है तो एक लाइन को लिखने के लिए अपन को दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट और दूसरा स्लोप। स्लोप कैसे निकल जाएगा, dy बाई डी। कर्व पता है आपको, समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग बोले y माइनस y1 इक्वल टू यम टाइम्स x माइनस x1। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज यम हियर, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट। और नॉर्मल लिखना तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, कैसे, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m टाइम्स x माइनस x1, और फिर से m वही है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट टेंजेंट नॉर्मल। किसी को लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं अभी चालू है, ठीक है ना, तो लिखो बस। लिख लिया एक बार। तो ये तो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो अगर कर्व पैरामीट्रिकली एक्सप्रेस्ड हो, तो कर्व अगर पैरामीट्रिकली एक्सप्रेस्ड है, x इक्वल टू मान लो कि लिखा हुआ है समथिंग फाई टी, और फिर से y इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, साई टी। तो अगर कोई बोल रहा है कि t इक्वल टू समथिंग पे आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो t की उस वैल्यू के लिए आप x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो अगेन यू हैव गॉट x1 एंड y1, समझ में आएगा। नेक्स्ट थिंग विल बी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना भी सिखाया गया, और उसको t इक्वल टू जो भी वैल्यू दी है वो रखकर अपन dy बाई डी एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पैरामीट्रिकली लिखना है, समझ में आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी y माइनस y1, y1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, साई टी, नहीं, और x माइनस x1 में क्या आ जाएगा, x माइनस क्या आएगा, फाई टी, और स्लोप की जगह कौन ले लेगा, साई डैश टी अपॉन फाई डैश। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। नॉर्मल लिखना होगा तो यहाँ पे चेंज आएगा क्या, ऊपर माइनस फाई डैश टी अपॉन क्या आएगा, साई डैश टी। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिकली।
हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस हो गया, समझ में आएगा, बट फिर भी अपन एक बार उन सारे पॉइंट्स को अपन दोबारा से लिख रहे हैं कि क्वेश्चंस करने से पहले क्या होता है कि उस तरह का कभी कोई लैंग्वेज यूज है, समझ में आएगा, तो आप उसको मतलब यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो जैसे लिखना सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाई टीचर्स, नहीं ये जब क्लास में आए तो याद करके आए, बेहतर रहेगा उनके लिए, अपना तो क्या है। ठीक है, पहला वही वाला है कि अगर मान लो कि किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं करके किसी पॉइंट का टेंजेंट किसके है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर कभी ऐसा लिख रहा है कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई dx के साथ क्या सलूक किया जाए, जीरो। हम लोग को dy बाई dx क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना। इफ स्लोप ऑफ या if the tangent at some point x1 comma y1 if the tangent to the curve at some point x1 comma y1 is parallel to x axis, x1 comma y1 is parallel to x axis, then मेरे ख्याल से इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं कि dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इक्वल टू कितना, जीरो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं तब तो ये बात हो ही गई, समझ में आएगा। लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं दिस इज पैरेलल टू सम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से क्लियर कट है बात, क्या कि dy बाई dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन b, तो लिख लेना इसी में। एंड इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x1 कॉमा y1, if the tangent to the curve at x1 comma y1 is parallel, if the tangent to the curve at x1 comma y1 is parallel to the line ax plus by plus c equal to 0, is parallel to the line ax plus by plus c equal to 0, then dy upon dx at x1 comma y1 इक्वल टू माइनस a अपॉन b, dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन b, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, मान लो टेंजेंट है टू द कर्व एट सम पॉइंट x1 y1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो dy बाई dx तो डिफाइन नहीं होगा, नहीं, लेकिन dx अपॉन dy की बात करेंगे, जीरो। तो लिखना है इफ द टेंजेंट if the tangent to the curve at some point x1 comma y1, if the tangent to the curve at some point x1 comma y1 is perpendicular to x axis, then dx upon dy at x1 comma y1 equals 0, then dx upon dy at x1 comma y1 equal to 0, and if the tangent is perpendicular, and if the tangent at x1 comma y1 is perpendicular to ax plus by plus c equal to 0, is perpendicular to क्या लिखा, ax plus by plus c equal to 0। तो यहाँ से हम लोग m1 m2 वाले रिश्ते को निभाएंगे, निभा पाओगे क्या, तो dy बाई dx एट x1 comma y1 इंटू क्या, माइनस ऑफ a अपॉन b, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, माइनस 1।
अगर दोनों स्लोप फाइनाइट हैं, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन रहेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बोथ स्लोप्स आर फाइनाइट।